हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज है हमारी सीडीपी की 7th क्लास, ठीक है। इससे पहले हमारी 6 क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सीडीपी पेपर 2, यानी कि सीटेट का जो पेपर 2 है उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके सीडीपी पेपर 2 में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। और डेट वाइज में जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। तो आज हम किस डेट का देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं 25 जनवरी 2023 में जो भी क्वेश्चंस आपके सीडीपी पेपर 2 में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप पेपर 2 के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आपने पेपर 2 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो आप जो है पेपर 1 के क्वेश्चंस को इजीली बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है और आपका जो पेपर 2 होता है उसका जो लेवल होता है क्वेश्चंस का थोड़ा सा अप रहता है पेपर 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सेम सिलेबस है, अगर आप सेम सिलेबस में थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप इजी लेवल के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सीटेट जनवरी 2024 सीडीपी पेपर 2, ठीक है। तो वहाँ जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फाइनली आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले या इसको एक्सप्लेन करने से पहले देखिए, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके जो भी फ्रेंड्स सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये वीडियो शेयर कर देना, उनको चैनल के बारे में बताना, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको अच्छी लगती है तो आप जो है वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए क्लासेस को लाने के लिए, ठीक है। बाकी मैंने जो है आज आपकी एसएसटी पेडागोजी का स्टार्ट करने का और सोचा है, ठीक है। इवनिंग में देखिए आपको क्लास मिलेगी एसएसटी पेडागोजी क्लास 1। आज हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें से इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आप फर्स्ट में देखते हो शारीरिक आकार व अनुपात में परिवर्तन, जैसे कि आपका लंबा होना, मोटा होना, ठीक है। तो ये सभी आपका बॉडी से शारीरिक से रिलेटेड है, तो ये तो हमारा शरीर से रिलेटेड है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा है हमारा शारीरिक प्रणाली, यानी कि हमारा जो फिजिकल सिस्टम होता है, हार्ट वगैरह, इसमें लंग्स वगैरह सभी का फंक्शन क्या क्या करते हैं, तो हमारा ये भी बॉडी से रिलेटेड, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। प्रतिबोधक बौद्धिक व गतिक कौशल, तो ये मोटर स्किल जो होती हैं ये हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक फाइन मोटर स्किल, दूसरी हमारी ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल को हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं और जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है उसको हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, ठीक है। तो जो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है उसमें हमारी छोटी छोटी मसल्स, छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे कि लिखने में हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं, है ना। चलने में, दौड़ने में हम जो अपनी नी की जो मसल्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं ना। तो ये भी हमारा डेवलपमेंट फिजिकल यानी कि शारीरिक बॉडी से ही रिलेटेड है। ये तीनों ही हमारे बॉडी से रिलेटेड हैं, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा इसमें शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें शामिल नहीं है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। संवेगात्मक संप्रेषण में परिवर्तन, तो हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है, हमारा बॉडी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट से, बच्चों के विकास का अनुक्रम, यानी कि बच्चों के विकास का जो क्रम होता है वो कैसा होता है। फर्स्ट कह रहा है जन्म के समय निश्चित हो जाता है, यानी कि जन्म के समय ही आपका निश्चित है कि आप इस तरीके से बढ़ोगे, आपकी लंबाई इस तरीके से बढ़ेगी, आप इतने मोटे हो जाओगे इस एज पर जाकर, ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। देखिए, जितने भी आपने एक्टर्स वगैरह देखे होंगे, आपने देखा होगा जब भी उनको कोई फिल्म शूट करनी होती है तो उनको थोड़ा पतला होना पड़ता है, तो उस तरीके की डाइट लेते हैं ना, उस तरीके का उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब जो सारी चीज़ें होती हैं विकास की, डेवलपमेंट की, तो उनको जो है हम एक उचित पर्यावरण, उचित सहायता के साथ जो है हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और अभी तक मैं 6 क्लासेस करवा चुकी हूँ, उसमें मुझे लगता है 2 बार तो रिपीट हो ही चुका है, ठीक है। और मैंने वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। सामाजिकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था क्या है, ठीक है। तो सामाजिकरण की प्रमुख संस्था, मुझे लगता है सभी ने सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। परिवार यानी कि फैमिली, यानी कि सबसे पहले जो बच्चा आता है तो वो या तो अपनी सबसे पहले कहाँ से सीखता है, जो भी समाज में रहकर जो चीज़ें सीखता है, सामाजिकरण का मतलब वही होता है, समाज में रहकर विभिन्न चीज़ों को करना, ठीक है, और तरह तरह की चीज़ें सीखना, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बच्चा किस तरीके से लोगों को नमस्ते करना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से पहनना है, ठीक है। तो ये सब फैमिली से सीखते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हम अपने आस पड़ोस से भी सीखते हैं, तो ये हमारी प्राथमिक संस्था होती है। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो स्कूल हमारा किस में आता है, द्वितीयक संस्था में आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चरण में बच्चे काल्पनिक रूप से तर्क कर पाते हैं, इमेजनरी रूप से सोच पाते हैं, फिर उस पर वो तर्क कर पाते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार विकसित कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपके यहाँ पर ये 4 स्टेज हैं, ये 4 स्टेज किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी जीन पियाजे ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, संवेदी गामक अवस्था आप सभी को पता है, यहाँ तो बच्चा बहुत छोटा होता है, 0 से 2 साल का होता है, तो इस एज में तो वो ये सब बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसमें तो वो अपने सेंसेस के थ्रू सब कुछ करता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक में भी बच्चा 2 से
7 साल का होता है, तो उसके अंदर इतनी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती है, ना ही मूर्त संक्रियात्मक में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो है आपका बच्चा 11 से ऊपर का होता है, 11 का या 11 से ऊपर का होता है, तो वो ये चीज़ें कर पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है। पियाजे ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उसकी आलोचना भी की गई थी, उसको क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उन्होंने जो है संस्कृति और समाज के प्रभाव पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था। ठीक है, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था। अब मुझे ये बताइए कि संस्कृति और समाज के प्रभाव पर किसने विचार किया था, किसने इसको इंपॉर्टेंस दी थी? तो वो थे हमारे लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर से वही पियाजे के अनुसार जो है वही जो अभी आपको क्वेश्चन करा है उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है आपका। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो पियाजे ने भाषा को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार कि बच्चों के अधिगम यानी कि बच्चे जब सीखते हैं उनकी लर्निंग में उनके सांस्कृतिक संदर्भ यानी कि उनके कल्चर के अनुसार उनकी सहायता और उनका मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया था? यानी कि बच्चों को हेल्प करनी चाहिए, उनको एक राइट गाइडेंस देनी चाहिए। ठीक है, उनकी संस्कृति उनके कल्चर के अकॉर्डिंग। तो ये किसने कहा था? ये सहायता देने की बात किसने कही थी? संस्कृति की बात किसने कही थी? समाज की बात किसने करी थी? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की ने। देखिए फिर से आपका देखिए वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये भी आपका वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ 6 क्लासेस में। मुझे लगता है 3 से 4 बार मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, बाकी आंसर आपका वही होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रिया को मॉडल करना, किसके उदाहरण है? यानी कि आप इनको हिंट दे रहे हो। ठीक है, इशारा कर रहे हो, हिंट दे रहे हो। ठीक है, और उनकी जो प्रक्रिया है उनको मॉडल कर रहे हो, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आप उनका पार्ट कर रहे हो। पार्ट का मतलब होता है यहाँ पर स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग यानी कि मदद करना, हेल्प करना। ठीक है, और ये किसने दिया था? ये वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, कि अगर आप किसी बच्चे की हेल्प कर रहे हो तो वो जो है जिस चीज़ को वो करना चाहता है तो हेल्प के थ्रू वो उस चीज़ को कर सकता है। क्वेश्चन ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा था हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है, तो प्लीज़ इसको थ्योरी को कर लेना, बहुत ईजी थ्योरी है। ठीक है, तो ब्लैंक की आपको फिल करना है। ठीक है, वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जैसे पहचानने में अन्य चूक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा व्यक्ति जिसको लय की, ताल की, स्वरों की जानकारी होती है, ठीक है, उसमें डिफरेंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली 4 करेक्ट हो जाएगा, संगीतमय बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये थ्योरी आपकी हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। इन्होंने बताया था कि आपकी जो बुद्धि है वो 8 प्रकार की होती है और हर एक व्यक्ति में जो है ये बुद्धियाँ जो 8 प्रकार की हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बुद्धि ऐसी होती है जो हमें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि अगर कोई म्यूजिक में अच्छा है तो उसमें जो है संगीत में बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, ये क्वेश्चन तो आपको इतनी बार रिपीट हुआ है मैं बता नहीं सकती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो भी लोग इसको इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल रट गया होगा। एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, प्रोग्रेसिव क्लास क्या होती है, मैं इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। ठीक है, तो जहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं, जहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है, वो हमारी होती है प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव क्लास। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या करती है? संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। संज्ञानात्मक का मतलब है आपका मानसिक विकास जो होता है उसको प्रभावित नहीं करती है, तो बिल्कुल गलत। संज्ञानात्मक विकास के लिए एक आलोचनात्मक है, संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, बिल्कुल गलत। संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या है? आलोचनात्मक है। क्वेश्चन है आपका कथन और कारण वाला। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्र को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करना चाहिए। किसको? जो माध्यमिक स्कूल यानी कि 6 to 8 की बात हो रही है यहाँ पर, 6 to 8 के जो टीचर्स होते हैं उनको। ठीक है, यहाँ मीडिया से मतलब क्या है? मीडिया में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपका टीवी हो गया, ठीक है, आपका इंटरनेट हो गया, आपके और आपकी बुक्स वगैरह भी, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं? मीडिया में आ जाते हैं। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता से यहाँ पर मतलब है जैसे कि लड़की और लड़की में जो चीज़ें पुरानी प्रथाएँ चली आती हैं, ठीक है, और जो कि सच होती नहीं है, लेकिन जो है हमारे समाज ही उनको क्रिएट कर लेता है कि गर्ल्स ये कर सकती हैं, गर्ल्स ये नहीं कर सकती हैं, बॉयज़ ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि एक मोस्ट कॉमन है यहाँ पर कि जो लड़कियां हैं वो मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं या मैथ्स को नहीं पढ़ सकती, मैथ्स उनके लिए नहीं है, या फिर जो बॉयज़ होते हैं वो खाना नहीं बना सकते हैं, सिर्फ लड़कियों को ही खाना बनाना चाहिए। तो ये सभी क्या है? हमारी रूढ़िवादिता ही होती है। ठीक है, तो ये कहा गया कि यहाँ पर बच्चों को जो है इस पर आलोचनात्मक रूप से जो है उनको देखने के लिए उनको सक्षम करना चाहिए। ठीक है, और कारण है इसका मीडिया जो है सामाजिक रण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर।
ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए मीडिया, हम जो है समाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है समाज में हमें किस तरीके से रहना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें जो हम मीडिया से भी सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो बच्चों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। असेसमेंट यानी कि बच्चों का जब हम असेसमेंट करते हैं उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हमारा कह रहा है आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में सहायता मिलती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ये तो सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि आकलन से चिंता और भय पैदा करने में सहायता मिलती है। यही हमारा गलत हो जाएगा और यही पूछा था कि इनमें से कौन सा गलत है यानी कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो असेसमेंट होता है, जो आकलन होता है, वो चिंता और भय पैदा करने में सहायता नहीं मिलती है। उससे हमें किससे बच्चों की तैयारी को परखने में सहायता मिलती है। बच्चे जो है, देखिए अगर हम बच्चों को कोई टेस्ट ले रहे हैं, असेसमेंट से मतलब उनका टेस्ट वगैरह लेना। ठीक है, तो आपको पता चलेगी कि बच्चों की जो तैयारी है वो किस लेवल की है। ठीक है, बच्चे क्या गलतियाँ कर रहे हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। यानी कि जो आकलन है, असेसमेंट करना है, ठीक है, टेस्ट वगैरह लेना है, वो हमारी लर्निंग से कैसे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, आकलन और सीखने में कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल गलत। ठीक है, आकलन और सीखने में बहुत ही बढ़िया संबंध होता है। अभी मैं आपको पिछले वाला क्वेश्चन से ही सिमिलर है ये। ठीक है, उसमें एक्सप्लेन किया था, वही चीज़ें यहाँ पर हैं। दूसरा क्या कह रहा है, आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। बिल्कुल गलत। तीसरा क्या कह रहा है, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, यानी कि एक पार्ट होना चाहिए हमारी लर्निंग का। क्यों, देखिए जब हम कुछ मान लीजिए आपने जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है टॉपिक पढ़ाया, मान लीजिए नाउन का। ठीक है, अब आपने उनको पढ़ा दिया, लेकिन आपको पता कैसे कि किसी बच्चे ने सीखा है उसको कि नहीं सीखा है। तो आपको वो कैसे पता चलेगा, किसी टेस्ट के थ्रू आप उनका असेसमेंट करोगे, आकलन करोगे, तभी तो पता चलेगा कि बच्चों ने जो है कितना सीखा है। तो लर्निंग का क्या है, ये हमारा एक पार्ट है आकलन। ठीक है, और ये कह रहे हैं इनमें कोई संबंध नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और देखिए ये जो आकलन होता है वो हमें जो है अंत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाउन को आपने पढ़ाया तो नाउन चैप्टर का टेस्ट ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट होता है। ना कि आपने नाउन भी पढ़ा दिया, प्रोनाउन भी पढ़ा दिया, वर्ब भी पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, फिर आप लास्ट में जाकर टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ, देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बाकी वही चीज़ें आपकी रिपीट हो रही हैं। अगर आपने ये 6 क्लासेस भी अच्छे से की हैं तो 7वीं क्लास में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत हो रही होगी किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं उनको, क्रिएटिव रूप से सोचने के लिए, थिंकिंग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। बिल्कुल सही। क्रिएटिविटी थिंकिंग यानी कि रचनात्मक रूप से सोचने का मतलब ही यही होता है कि आप किसी कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर जो है तरह तरह की तरीकों के बारे में सोच सकें, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रटना और प्रत्यास्मरण यानी कि ये भी आपका लर्निंग से रिलेटेड होता है। इस पर आधारित प्रश्न पूछना, उन्हें किसी समस्या के एक ही पहलू पर केंद्रित करना, ये तीनों ही आपके गलत होते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिविटी का मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो विविधता आपको पता होगा, डाइवर्सिटी यानी कि क्या होती है, एक ही क्लास में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, संस्कृति के लोग, अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले लोग, अलग अलग क्षमताओं वाले स्टूडेंट्स, तो ये सभी हमारी क्या है, विविधता कहलाती है। ठीक है, अब इसको पोषित करने के लिए यानी कि इसको महत्व देने के लिए शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, समता, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को जो है समान अवसर मिले। ठीक है, बराबर चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपना विकास कर पाए। ठीक है, उसको जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। पृथक्करण हमें बच्चों का नहीं करना है कि हमने जो है एक दूसरी जाति के बच्चों को अलग बिठा दिया, दूसरे बच्चे की जातियों का एक ग्रुप अलग बना दिया, तो ये सब हमें नहीं करना है। या फिर होशियार बच्चों को अलग बिठा दिया। ठीक है, नामीकरण नहीं करना है कि ये इस जाति के लोग हैं, ठीक है, और ये इस धर्म के लोग हैं या ये इस भाषा के लोग हैं। नकारात्मक भेदभाव उनके अंदर नहीं पैदा करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। है कथन और तर्क वाला। कथन क्या कह रहा है, जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है, ठीक है, और उसको क्या करके प्रयास करके बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करने से है। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो शिक्षक है वो ये मान रहे हैं कि जो हमारी क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो निश्चित नहीं है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस करें किसी चीज़ की, अगर हम प्रयास करें तो हम उसको बदल सकते हैं, उसमें अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को लगता है कि आपको मैथ्स अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप मैथ्स को करोगे, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आप मैथ्स सब्जेक्ट में भी अच्छा कर सकते हो, इवन आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब तर्क यहाँ पे क्या है, अभिप्रेरणा उन विश्वास से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। इसका मतलब ये है कि अभिप्रेरणा यानी कि जो शिक्षक है, मान लीजिए शिक्षक ये सोच रहा है कि बच्चों की जो क्षमताएं हैं, बच्चों की, ठीक है, अभी मान लीजिए वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको प्रयास करें तो
क्या कर सकते हैं, उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उन्हें बच्चों को मोटिवेट करने में हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये बेटा उन विश्वासों से जुड़ी है, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है, यानी कि आपको इसमें से नेगेटिव ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अपने सहकर्मियों के साथ यानी कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ बच्चों की अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, सही बात है। बच्चे को खुद मान लीजिए कोई एक्टिविटी करें तो उससे वो नॉलेज तो गेन करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं, यानी कि मोटिवेट करती हैं, ये भी सही है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ऐसी एक्टिविटी को इंक्लूड करेंगे तो बच्चे उतने ज़्यादा प्रयोग करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। लास्ट क्या कह रहा है, आकलन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। ही वर्ड आ गया एक, तो दूसरा आपका शिक्षण के अंत में। तो मैंने अभी कुछ क्वेश्चन आपका पीछे ही निकल के गया, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो आपका आकलन है, असेसमेंट है, वो कभी भी आपका एंड में नहीं किया जाना चाहिए शिक्षण के, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी, आप उसके बाद जो असेसमेंट करें तो ये एकदम गलत प्रोसेस होती है, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ पढ़ाई तो उसके तुरंत बाद आपका टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन बोलते हैं, सीखने के लिए जो आकलन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा समर्थन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा नेगेटिव है, तो यही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चारू किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है। चारू की जो है किसी सब्जेक्ट में, चारू कौन है, एक स्टूडेंट है, एक लड़की है, ठीक है, जिसकी किसी विषय में कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है, उसमें उसका रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है, यानी कि वो इसलिए पढ़ना चाहती है जिससे वो ओनली उस एग्जाम में क्या हो जाए, पास हो जाए, यानी कि उससे फेल ना हो, ठीक है। तो चारू यहाँ पर क्या कर रही है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, बिल्कुल गलत। इंटरनली अगर वो प्रेरित होती तो वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ती, वो बहुत अच्छा करने की सोचती, ठीक है। असफलता स्वीकार विद्यार्थी है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर वो असफलता को तो स्वीकार नहीं कर रही है ना, असफल ना हो इसीलिए तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रही है, तो ये भी गलत हो गया। महारत उन्मुख यानी कि मास्टरी हासिल करना चाहती है किसी में, तो मास्टरी तो बिल्कुल भी हासिल नहीं करी, वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। असफलता परिहार विद्यार्थी है, यानी कि असफलता से बचने के लिए वो ऐसा कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर देना। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।